हेलो एवरीवन, आई एम पॉसिबल क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सीटेट के आने वाले एग्ज़ाम में। क्योंकि अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर करते हैं तो आपको इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। तो चलिए अंत तक वीडियो ज़रूर देख के जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपको सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है आपको डे बाय डे इस चैनल पे मिलते रहें। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, कुडुक इज़ द स्पोकन लैंग्वेज ऑफ द पीपल ऑफ। कौन से स्टेट का लैंग्वेज जो है कुडुक लैंग्वेज है। ओके, तो वहाँ के जो लोग हैं वो कुडुक लैंग्वेज बोलते हैं। तो कौन से स्टेट का है ये? तो योर आंसर इज़ झारखंड। झारखंड के जो लोग हैं वो कुडुक भाषा में बात करते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक घर है, ठीक है, योर हाउस इज़ लोकेटेड एट एक्स एंड योर स्कूल इज़ लोकेटेड एट वाई। समझ लो आपका ये जो एक्स है वो आपका हाउस है, एच कर देते हैं, और जो स्कूल है उसको कर देते हैं वाई। ठीक है, ऑल्थो योर स्कूल इज जस्ट अपोजिट बट यू कैन नॉट गो स्ट्रेट बिकॉज ऑफ द बिजी हाईवे इन बिटवीन। देखिए, अभी जो आपका हाउस है ना, वहाँ से आपका जो घर स्कूल है जस्ट बाजू में ही है, बट आप नहीं जा सकते हो क्योंकि बीच में क्या है, एक हाईवे है। ठीक है, एक्स क्या है आपका घर है और वाई क्या है आपका स्कूल है। ओके, इसके बाद सो यू फर्स्ट गो 100 मीटर ड्यू टू नॉर्थ देन क्रॉस अ 75 मीटर लॉन्ग सबवे। तो आप 100 मीटर तक जाएंगे नॉर्थ में। ओके, इसके बाद क्या करेंगे आप, 75 मीटर का सबवे आएगा, वहाँ पे आप उस सबवे को क्रॉस करोगे, विच इज़ ड्यू वेस्ट। ये कहाँ पर है? वेस्ट में है। ठीक है, इसके बाद फाइनली रीच योर स्कूल एट वाई विच इज़ 100 मीटर ड्यू टू साउथ। अब इसके बाद वेस्ट नॉर्थ गए आप 100 मीटर। ओके, इसके बाद आप 75 मीटर वेस्ट में गए। इसके बाद वापस से 100 मीटर आप कहाँ जा रहे हैं? साउथ में जा रहे हैं। तो देखिए, 100 मीटर नॉर्थ गए, 75 मीटर वेस्ट गए, 100 मीटर साउथ गए, तो क्या बच गया? 75 मीटर ईस्ट बच गया। तो आपका आंसर क्या आएगा? 75 मीटर ईस्ट। ओके, इसके और भी बहुत सारे तरीके हो सकते हैं समझने के लिए, पर मैंने उसका ऐसा ही समझा था। ओके, क्योंकि नॉर्थ गया ये 100 मीटर, वेस्ट गया 75 मीटर, इसके बाद वापस से साउथ जाता है 100 मीटर, तो ईस्ट कितना जाएगा? 75 मीटर। ओके, तो करेक्ट आंसर क्या आएगा? 75 मीटर ड्यू ईस्ट। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, जिसने भी लाइक कमेंट सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर ले और लाइक कमेंट शेयर भी ज़रूर करें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अ ट्रेन स्टार्टेड फ्रॉम नागरकोइल ऑन 5 जून 2020। ओके, 5 जून को ये जो ट्रेन स्टार्ट हुई है और 4:15 पे ट्रेन स्टार्ट हुई है और गांधीधाम पहुँची है 7 जून को। ठीक है, 7 जून को गांधीधाम पहुँची, कितना बजे? 3:15 पे पहुँच गई। और टोटल डिस्टेंस कितना कवर कर रही है? 2040 किलोमीटर का डिस्टेंस कर रही है। तो एवरेज स्पीड कितना होगा? ठीक है, तो आपको क्या करेंगे, सबसे पहले तो आपको घंटे काउंट करने पड़ेंगे, राइट। तो यहाँ पे देखो, ये 15 और 15 30 हो गया, ये 30 मिनट जो है पहले आप निकाल लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद 24 में से यहाँ पे 24 घंटा होगा ना, क्योंकि देखिए 4:15 है, यहाँ पीएम और एएम नहीं दिया है, तो आपको कैसे समझ में आएगा कि सुबह का है या शाम का है? तो ट्रेन में ना हमेशा 12 के बाद 13 लिखा होता है, कभी भी 1 2 नहीं लिखा रहता है। 12 के बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ऐसा नंबरिंग लिखा रहता है। मतलब कि ये जो नंबर्स है ये सुबह के हैं। तो सुबह के 4:15 पे गाड़ी जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो 24 में से हम 4 माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 20 हो गया। ठीक है, 20 आपका यहीं पे हो गया। ठीक है, और यहाँ पे 6th ऑफ जून है, यहाँ का 24 घंटा तो आपका पूरा लगेगा ही लगेगा। ठीक है, इसके बाद 7th ऑफ जो जून है वहाँ पे सिर्फ कितना लगा है आपका? 3 घंटा। टोटल अगर आप काउंट करेंगे कितना घंटा हो गया? 20 और ये 20 40 और ये 47 आवर्स, कितना लगा?
टोटल 47 आवर्स आपका लग गया। अब आप 2647 में डिवाइड करेंगे, 47 को डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर कितना आएगा, 56 आएगा। ओके, करके आप देख लीजिएगा तो आपका आंसर क्या होगा, 46। ऑप्शन नंबर 3 जो है ये करेक्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस बात पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ बेस्ट पीरियड फॉर द पीपल ऑफ बिहार टू स्टार्ट बी। तो बिहार के लोगों के लिए अगर मधुमक्खी पालन करना है तो कौन सा महीना सबसे उत्तम महीना होता है, अक्टूबर टू दिसंबर। ये हम लोग बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। अक्टूबर से जो दिसंबर का महीना होता है मधुमक्खी पालन के लिए सबसे अच्छा महीना माना गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 65 जो वेलक्रू है इज़ यूज टू स्टिक टुगेदर मैनी थिंग्स, राइट। वेलक्रू जो होता है जिससे हम चप्पल हमारा चिपकता है। हु अमंग्स द फॉलोइंग गॉट इंस्पिरेशन फ्रॉम नेचर टू मेक वेलक्रू। तो उस बंदे का नाम बताना है जो नेचर से इंस्पायर हुआ था कि जो वेलक्रू उसके डॉगी के पूरे बॉडी पे चिपक जाता है, उसके पूरे बॉडी पे चिपक जाता है। वो वेलक्रू का इंस्पिरेशन किसको आया था, तो यहाँ पे बहुत सारे नाम दिए हुए हैं। रोनाल्ड रॉस दिया हुआ है, जॉर्ज मैस्ट्रल एंड जॉर्ज मेंडल। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, जॉर्ज मैस्ट्रल जो है इन्हीं को वेलक्रू बनाने का आइडिया दिमाग में आया था। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा आपका, जॉर्ज मैस्ट्रल, ऑप्शन नंबर 3। चलिए आगे देखते हैं। 66 क्वेश्चन नंबर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। बहुत ही इजी क्वेश्चन है ये। तो यूनियन टेरिटरी कौन सा है, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, जम्मू एंड कश्मीर। सही आंसर क्या आएगा, जम्मू एंड कश्मीर। अभी हाल ही में क्या बना है, यूनियन टेरिटरी बना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री हैज़ माइंस ऑफ एल्यूमिनियम। इसमें से जो भी स्टेट्स का नाम बताया गया है इसमें से एल्यूमिनियम के माइंस, एल्यूमिनियम की जो खदान है वो कहाँ पर है, तो उड़ीसा में है, असम, बिहार या वेस्ट बंगाल। सो योर करेक्ट आंसर इज उड़ीसा। उड़ीसा में क्या है, एल्यूमिनियम के माइंस पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ब्रेल स्क्रिप्ट रॉज ऑफ रेज डॉट्स आर मेड ऑन थिक पेपर। तो थिक पेपर के ऊपर ना ये डॉट्स बनाए जाते हैं और जिसको ब्रेल लिपि कहा जाता है। तो उस डॉट्स में कितने स्क्रिप्ट्स होते हैं, ठीक है, तो कितने स्क्रिप्ट से मिलकर बनता है वो डॉट्स, तो आंसर क्या आएगा, 6 डॉट से मिलकर बनता है। ठीक है, 6 डॉट से मिलकर बनता है ब्रेल लिपि और उस पर रनिंग हाथ, ऐसा रनिंग हाथ करके पढ़ा जाता है, ऐसे ऐसे उसको पढ़ा जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट, मैनी स्टेप्स आर नीडेड टू ग्रो ऑनियन क्रॉप। ठीक है, इधर ऑनियन क्रॉप आएगा। तो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेप्स एंड सिलेक्ट द ऑप्शंस इन विच दिस स्टेप्स आर ग्रो गिवन इन करेक्ट ऑर्डर। तो इसमें क्या करना है आपको कि आपको ना कांदे की खेती करनी है। तो कांदे की खेती में आपको कौन से स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा उसको एक सीरीज़ में आपको बताना है। सबसे पहले क्या करेंगे, डिगिंग टू लूजन द सॉइल, कटिंग द ड्राइड लीव्स फ्रॉम द टॉप ऑफ द ऑनियन, या सोइंग ऑफ सीड्स, या वीडिंग करेंगे, या फिर प्लकिंग द ऑनियन आउट। सबसे पहले क्या करेंगे, आप मिट्टी को गड्ढा करेंगे और उसको थोड़ा सॉफ्ट बनाएंगे, राइट। सॉफ्ट बनाने के बाद आप इसमें क्या करेंगे, बीज डालेंगे, राइट। बीज डालने के बाद आप क्या करेंगे, इसको वीडिंग करेंगे। इसके बाद आप प्लकिंग द ऑनियन, जो भी होते हैं अनियन को कट करेंगे और जो भी सूखे हुए पत्ते होते हैं उसके तोड़ेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा आपका, ACDEB। ठीक है, देखिए ये कहाँ पर लिखा है, ACDEB, फर्स्ट वन जो है ये आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, कहाँ गया। Next question is,
71th, देयर इज़ अ प्लेस इन आर कंट्री कॉल्ड कोल्ड डेजर्ट। हमारे कंट्री में ऐसा एक प्लेस है जिसे कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है, और ये जो एरिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा हाई होता है, ड्राई होता है एंड फ्लैट होता है। उस एरिया कौन सी एरिया है? ठीक है, ऑप्शन दिया है शिलोंग मेघालय, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, शिमला हिमाचल प्रदेश या लेह लद्दाख। सो योर करेक्ट आंसर इज़ लेह लद्दाख। लेह लद्दाख को ही क्या कहा जाता है? कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं। From the following fruits and the vegetables, select those which have seeds inside. ऐसे वेजिटेबल्स को आपको ढूंढना है एंड फ्रूट्स को ढूंढना है जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? बीज पाए जाते हैं, सीड्स पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो बिटर गार्ड का मतलब होता है करेला, करेले के अंदर बीज पाया ही जाता है। क्यूक्यूम्बर मतलब ककड़ी में बीज पाया जाता है। चीकू में भी बीज पाया जाता है। लेडी फिंगर मतलब कि भिंडी में भी बीज पाया जाता है। ऑनियन में बीज नहीं पाया जाता। पियर मतलब कि मटर, इसमें भी बीज पाया जाता है। पोटैटो में बीज नहीं पाया जाता एंड टोमेटो में भी पाया जाता है, बहुत छोटे छोटे। तो ये ऑप्शन कहाँ पर है? जहाँ पर भी ऑनियन एंड टोमेटो नहीं होगा वही इसका सही आंसर है। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज़ द करेक्ट आंसर। बीटर गार्ड भी है, क्यूकम्बर भी है, चीकू भी है, लेडी फिंगर भी है, पियर भी है एंड टोमेटो भी है। ऑनियन एंड पोटैटो नहीं है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72 वाला। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स लुक्स लाइक अ बियर? भालू की तरह दिखता है बट वो भालू नहीं होता है। 17 घंटा सोता ही रहता है, उल्टा लटक कर पेड़ों पे, और जिस पेड़ पे सोता है उसी के ब्रांच और जो उसके लीव्स होते हैं सारा वो खा जाता है। ओके, और जो उसकी एवरेज लाइफ होती है वो 40 साल की होती है, और अपने पूरे जीवन भर में कितने ट्रीज़ को मूव करता है? वो 8 ट्रीज़ को ही मूव करता है। ठीक है, 8 ट्रीज़ को ही चेंज करेगा पूरे 40 साल की एज तक में। तो वो कौन सा जानवर है? चिंपैंजी है, लंगूर है, पांडा है या स्लोथ है? सो द करेक्ट आंसर इज़ स्लोथ, क्योंकि जो स्लोथ है वो भालू की तरह दिखता है बट भालू होता नहीं है। और जिस पेड़ पे सोएगा उल्टा लटक कर सोता है और उसी पेड़ के सारे लीव्स को भी खा जाता है, और अपने पूरे जीवन साल में 8 पेड़ों को वो चेंज करता है। सो करेक्ट आंसर इज़ द स्लोथ। चलिए नेक्स्ट 73 वाला देखते हैं। 73 yes, match the locations in column 1 with the correct descriptions of the common houses found in most villages of that locations given in column 2। ठीक है, तो कॉलम 1 एंड कॉलम 2 को आपको मैच करना है सही तरीके से। फर्स्ट क्या है? असम। तो असम के जो घर होते हैं वो कैसे होते हैं? ओके, तो इसमें से जो भी आपको पता है ना वो आप लगा सकते हैं पहले से। देखिए जैसे कि राजस्थान के जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं और थॉर्नी बुशेस के होते हैं। ठीक है, तो डी के साथ क्या आएगा? 5th आ जाएगा। ओके, इसके बाद जो सी वाला है असम के घर कैसे होते हैं? बम्बू के बने हुए होते हैं, मैंने देखा था एक मूवी में। देखिए, तो ये एलिवेटेड हाउसेज होते हैं मेड ऑन बम्बू पिलर्स। ऐसे बम्बू पिलर्स होते हैं और उसके ऊपर घर बनाए जाते हैं, क्योंकि असम में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, राइट। तो ए का क्या आएगा? ए का आ जाएगा आपका थर्ड वन। ओके, तो इस तरीके से भी आप आंसर का पता लगा सकते हैं। इसके बाद जो लद्दाख के घर होते हैं वो लकड़ियों के बने होते हैं, जो फ्लोर होते हैं लकड़ियों के होते हैं, और जो सीलिंग होती है वो भी लकड़ियों की होती है। तो लद्दाख का तो सेम ही है, मतलब बी का क्या आएगा? सेकंड ही आएगा। फर्स्ट का थर्ड, बी का सेकंड। देखिए, तो ये जो थर्ड वाला ऑप्शन है वो सही है। ओके, और जो मनाली के घर होते हैं कैसे होते हैं? मनाली के जो घर होते हैं वो मिट्टी के ही होते हैं और स्लोपिंग रूफ्स होती हैं। सो द करेक्ट आंसर इज थर्ड वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 74 वाला। आवर अर्थ इज़ राउंड लाइक अ ग्लोब। जो हमारा अर्थ है ना वो कैसा है? ग्लोब की तरह दिखता है। हमारा अर्थ जो है एकदम राउंड है, ग्लोब की तरह, और वहाँ पे बहुत सारे क्या है? अप एंड डाउन है अर्थ पे, राइट।
जैसे कि आपने अर्थ देखा ही होगा, तो इधर अप है, इधर डाउन भी है। तो जो हमारा इंडिया है वो अप की तरफ आता है, तो उसके डाउन साइड में नीचे की तरफ कौन सा कंट्री आता है वो आपको बताना है। तो आपका आंसर क्या आएगा? अर्जेंटीना। जो अर्जेंटीना है ना, वो अर्थ के, हमारे जो इंडिया है इसके एकदम अपोजिट साइड में नीचे की तरफ आता है। अगर आप मैप में देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। सो अर्जेंटीना इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 75th वन। In order to get more yield from his fields, a farmer is growing paddy crops over and over again using excess of fertilizer and pesticides. तो देखिए, जो फार्मर है ना, वो अपने फील्ड में पैडी मतलब पैडी क्रॉप्स को लगाया हुआ है और वो बहुत सारा मात्रा में फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहा है एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ कर रहा है। तो इससे उसकी जो सॉइल है वो कैसी बनेगी? ठीक है, बहुत ज़्यादा यूज़फुल बनेगी क्रॉप्स ग्रो करने के लिए, या फर्टाइल फॉर अदर क्रॉप्स ओनली, उपजाऊ बन जाएगी उसकी मिट्टी जो है दूसरे क्रॉप्स के लिए भी, फिट फॉर प्लगिंग एंड सोइंग सीड्स, एकदम अच्छी बन जाएगी कटिंग करने के लिए और सोइंग करने के लिए अच्छी बनेगी, अल्टीमेटली अनफिट फॉर ग्रोइंग एनी क्रॉप। जो मतलब ऑटोमेटिकली क्या बनेगी, वो सॉइल खराब हो जाएगी दूसरे क्रॉप्स के लिए। तो सही आंसर क्या होगा बताइए? अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं तो जो आपका मिट्टी होती है वो कैसी हो जाती है? खराब होने लग जाती है। ठीक है, तो अनफिट होती है एंड दूसरे क्रॉप्स के लिए अनफिट हो जाती है। तो 4th वन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 76th वाला देखते हैं। Which one of the following sheets correctly represent 4 of the 6 themes suggested in the EVS syllabus as a prescribed by NCF 2005? तो देखिए, आपको बताना है कि EVS की थीम्स कौन सी है। ठीक है, यहाँ पे सारी थीम्स बताई गई है और NCF 2005 के अकॉर्डिंग जो सिलेबस में थीम दी गई है वो आपको बताना है। तो क्या है? प्लांट्स, एनिमल्स, फैमिली, फूड्स एंड द मटेरियल्स, फैमिली, फ्रेंड्स, फूड्स, वाटर एंड ट्रैवल, things we make and do, food, materials and plants, work and play, food, materials and travel. So the correct answer क्या आएगा? जल्दी बताइए। देखिए, तो अगर आप EVS की बात करें तो EVS में ना हमेशा किसकी बात की गई है? फैमिली की बात की गई है, फ्रेंड्स की बात की गई है, फूड की बात की है, वाटर की बात की है एंड ट्रैवल की बात की है। ठीक है, सो द करेक्ट ऑप्शन आंसर इज 2nd वन। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 77th वन। वॉट आर द गुड प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग स्टूडेंट्स पोर्टफोलियो? स्टूडेंट्स का हमें पोर्टफोलियो बनाना है, तो नीचे दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा सबसे अच्छा प्रैक्टिस होगा बच्चों के लिए पोर्टफोलियो बनाने के लिए? तो सिलेक्टिंग वर्क टू बी इंक्लूडेड इन द पोर्टफोलियो ऑन द बेसिस ऑफ स्पेसिफिक रीजन, सिलेक्टिंग ऑल आइटम्स वर्क ऑफ अ स्टूडेंट्स टू बी पुट इन पोर्टफोलियो, मतलब कोई भी आइटम्स को सिलेक्ट करना है और पोर्टफोलियो में डाल देना है, या किसी स्पेसिफिक रीज़न को पोर्टफोलियो में डालना है, या तो फिर बच्चे को ही बोल देना है कि तुम अपना पोर्टफोलियो तैयार करो, या तो कलेक्टिंग रेंज ऑफ स्टूडेंट्स वर्क ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको क्या करना है? बच्चे का जो सिलेक्शन है वो जो भी साल भर करता है वो डालना है। तो बताइए क्या आएगा इसका आंसर? देखिए, तो जो है बच्चा जो है, इसमें हम लोग किसी भी वर्क को सिलेक्ट करके हम किसी वर्क को नहीं डालेंगे, राइट। हम लोग को क्या करना चाहिए? जो भी स्पेसिफिक रीज़न है हमारा, बच्चा जो भी कर रहा है हमें वो डालना चाहिए, और बच्चे को ही बोल देना चाहिए भाई कि तुम अपना पोर्टफोलियो बना लो, और इसके बाद ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जो भी बच्चा करता है उसको कलेक्ट करके हमें डालना चाहिए। सो करेक्ट आंसर क्या आएगा? A, C एंड D। ठीक है, 4th वन जो है वो हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 78th one. According to NCF 2005, which of the following is true about syllabus of EVS? EVS के देखिए, NCF 2005 के अकॉर्डिंग कौन सा सिलेबस, मतलब EVS के लिए कौन सा सिलेबस जो है वो सही है? ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है। तो EVS का जो सिलेबस है वो रिप्रेजेंट करता है इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन एंड सोशल साइंस। जो EVS का सिलेबस है वो थीमेटिकल इंटीग्रेशन ऑफ सोशल साइंस एंड इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को रिप्रेजेंट करता है, या जो EVS का सिलेबस है वो इंटीग्रेशन ऑफ साइंस एंड इन्वायरमेंटल एजुकेशन है, या जो EVS का सिलेबस है वो इंटीग्रेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन, सोशल साइंस एंड साइंस क्या है?
NCF 2005 के अकॉर्डिंग ईवीएस का जो सिलेबस है वो इसमें से कौन सा है? देखिए, तो जो ईवीएस का सिलेबस है ना वो क्या है, इसमें आपको कुछ भी लॉजिक लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये आपका डिट्टो ऑथेंटिक आंसर ही जाएगा, ठीक है। तो जो है इसमें हम लोग इन्वायरमेंटल एजुकेशन के बारे में भी पढ़ते हैं, सोशल साइंस के भी बारे में पढ़ते हैं एंड साइंस के भी बारे में पढ़ते हैं। तो ये तीनों का ही मिश्रण क्या है, हमारा इन्वायरमेंटल साइंस है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो भी वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसे ही प्रीवियस ईयर के वीडियोस मिलते रहें। ओके, चलिए। An EVS teacher asked here and his learners to conduct a survey on different fuels used in the neighborhood। मतलब जो EVS की टीचर है वो अपने बच्चों को बोल रही है कि आप आसपास के एरिया में जाओ और सबसे सर्वे करो कि आप कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस स्किल्स कैन बी डेवलप, इस प्रोसेस से कौन सा स्किल जो है बच्चों का डेवलप होगा वो आपको बताना है, ठीक है। सो द ऑप्शन इज हाइपोथेसिस मेकिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, या फिर रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल्स, या प्रिडिक्टिंग एंड रिपोर्टिंग स्किल्स। देखिए, तो इसमें क्या है, बच्चा जो है भ्रमण प्रक्रिया कर रहा है, घूम रहा है, सबसे पूछेगा आप कौन सा फ्यूल यूज़ करते हो, ये फ्यूल को क्यों यूज़ करते हो। तो इससे बच्चे का कौन सा स्किल डेवलप होगा, लिसनिंग स्किल एंड रिकॉर्डिंग स्किल सबसे ज़्यादा डेवलप होगा, क्योंकि इसमें बच्चा सुन बहुत ज़्यादा रहा है, राइट। हाइपोथेसिस थिंकिंग जो है इसमें नहीं काम देगी और क्रिटिकल थिंकिंग भी इसमें काम नहीं देगी, क्योंकि बच्चों को इसमें कुछ भी सोचना नहीं है, हम लोग को प्रेजेंट उस प्लेस पे जाना है, सबसे पूछना है, राइट। तो थिंकिंग यहाँ पे नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर इज रिकॉर्डिंग एंड लिसनिंग स्किल्स। ओके, चलिए नेक्स्ट वन इज व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट ऑफ लर्निंग। व्हाट आर द इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ कंटिन्यूस असेसमेंट फॉर लर्निंग। लर्निंग में अगर बच्चा कुछ सीख रहा है, अधिगम में कंटिन्यूस असेसमेंट करने के लिए कौन से एलिमेंट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कौन से तत्व सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इट इज़ यूज्ड फॉर पासिंग जजमेंट ऑन द चाइल्ड, इट हैज़ टू बी बिल्ड इन टू द लर्निंग सिचुएशंस, इट प्रोवाइड्स scope for teachers to adjust their teaching learning methodology, it provides no scope for learners to monitor and improve their work। चलिए इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। सीखने के लिए निरंतर आकलन के आवश्यक तत्व क्या हैं। इसका उपयोग बच्चे के बारे में फैसला सुनाने के लिए किया जाना चाहिए। देखो, निरंतर अगर हम आकलन करेंगे तो हमें बच्चे का फैसला क्यों सुनाना, ये तो गलत लग रहा है। इसे सीखने की स्थितियों में निहित किया जाना चाहिए। यस, बच्चों को हमें क्या करना चाहिए, निरंतर सिखाना ही चाहिए कुछ ना कुछ। यह शिक्षकों को उनकी शिक्षण अधिगम विधि को समायोजित करने की गुंजाइश प्रदान करता है। ओके, ये भी सही है। यह शिक्षार्थियों को अपने काम की निगरानी, देखो तो सह शिक्षार्थी जो आसपास के जो आजू बाजू में जो बैठने वाले जो बच्चे होते हैं, जो फ्रेंड्स होते हैं, उनकी निगरानी करना और सुधार के लिए गुंजाइश प्रदान नहीं करना, तो ये भी गलत लग रहा है। सही आंसर क्या आएगा, बी एंड सी। करेक्ट आंसर इज बी एंड सी। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए 81 वाला देखते हैं। कुणाल इन्वाइटेड अ लोकल आर्टिशन टू ही स्कूल फॉर अ वर्कशॉप ऑन टाई एंड डाइंग अ क्लोथ्स। तो कुणाल जो है ना वो एक लोकल आर्टिशन को अपने स्कूल में बुला रहा है कपड़े का पेंट करने के लिए, ठीक है। क्लोथ्स का पेंट करते हैं ना, उसके लिए बुलाया है। तो द पर्पस ऑफ इन्वाइटिंग लोकल आर्टिशन आर द फॉलोइंग एक्सेप्ट, मतलब इसमें से छोड़कर क्या बुलाने का उद्देश्य नहीं है, आर्टिशन को बुलाने का उद्देश्य नहीं है, वो आपको बताना है। तो लर्नर्स अप्रिशिएट हर स्किल्स एंड नॉलेज, इसलिए बुलाया गया है ताकि जो भी सीखने वाले बच्चे हैं वो उसका स्किल्स को अप्रिशिएट करें, वहाँ क्या स्किल्स है। या तो फिर लर्नर्स अप्रिशिएट द टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व इन द टाई एंड डाइंग, ठीक है भाई, जो टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहा है इसका हम तारीफ़ कर सकते हैं, सही लग रहा है ये। इसके बाद हेल्पिंग स्टूडेंट्स लर्न लोकल लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज यूज़ करने के लिए हम लोगों ने इसको बुलाया है सीखने के लिए। प्रोवाइड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस ऑफ डूइंग टाई एंड डाई, ठीक है। अब बताइए इसमें से सही आंसर क्या आएगा। तो देखिए इसमें हम लोग ने बच्चों को क्या करने के लिए नहीं बुलाया है, यहाँ पे जो आर्टिशन है उसको हम लोग ने लैंग्वेज सिखाने के लिए नहीं बुलाया है ना, हम लोग ने बच्चों को मतलब उसको बुलाया है स्किल्स सिखाने के लिए, टेक्नोलॉजी सिखाने के लिए, एक्सपीरियंस के लिए बुलाया है। तो ये तीनों सही है,
ये वाला आंसर जो है वही गलत आएगा। तो हमें क्या बोला था, यहाँ पे एक्सेप्ट बताना है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो ये वाला नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 82 वाला। Mihir has few students in class who have been displaced for their native place due to the natural disaster। देखो जो मिहिर है ना, उसके क्लास में कुछ क्लासमेट्स है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, और वो जो है ना अपने नेटिव प्लेस से दूर आ चुके हैं, स्कूल में फंस चुके हैं, क्योंकि उस एरिया में क्या है, नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ है, कुछ क्या आई है, नेचुरल डिज़ास्टर की प्रॉब्लम आई हुई है। तो ये जो बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं ना, उनको प्रॉब्लम हो रहा है एडजस्टमेंट करने में, जो स्कूल का एनवायरनमेंट है उसमें एडजस्टमेंट करने में उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो एज ए ईवीएस टीचर आप क्या करेंगे? ठीक है, समझ लो आपके स्कूल में, आपके क्लास में कुछ बच्चे हैं जो आपके स्कूल में ही फंस गए हैं, क्योंकि उनके एरिया में जो उनका नेटिव प्लेस है वहाँ पर नेचुरल डिज़ास्टर आया हुआ है। तो फिर बच्चा कंफर्टेबल स्कूल में महसूस नहीं कर रहा है, तो कैसे कंफर्टेबल महसूस करवाएंगे आप? तो बी पेशेंट सो दैट दे नेचुरली एडजस्ट विथ टाइम। हम शांति से बैठ जाएंगे और ताकि बच्चा जो है धीरे धीरे खुद ही अपने टाइम के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाए। मेक अ ग्रुप ऑफ ओनली डिस्प्लेस स्टूडेंट्स एंड गिव देम ग्रुप वर्क। जो भी डिस्प्लेस हो चुके हैं अपने एरिया से, वैसे बच्चों को इकट्ठा करेंगे और उनको कुछ हम काम दे देंगे, या फिर इनकरेज देम टू एक्सेप्ट डिस्प्लेसमेंट एज अ फैक्ट इमिडिएटली एंड मूव ऑन। हम बच्चे को इनकरेज करेंगे कि जो भी हुआ है उसे एक्सेप्ट करो और मूव ऑन करो इस चीज़ से, या तो हम हेल्प देम इंटरेक्ट मोर विथ अदर स्टूडेंट्स एंड शेयर देयर स्टोरीज, या तो हम दूसरे बच्चों को इंटरेक्ट करेंगे और उनकी स्टोरी को सुनाएंगे। तो सबसे बेस्ट इसमें आंसर क्या है आप बताइए? ईवीएस के टीचर हैं आप, क्या करेंगी आप? तो हम क्या करेंगे, उन बच्चों को इनकरेज करेंगे, राइट। जो भी डिस्प्लेसमेंट हो गया है उन बच्चों को इनकरेज करेंगे और आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेंगे, राइट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं 83 वाला। द रैशनल फॉर यूजिंग कम्युनिटी एज अ सोर्स, कम्युनिटी एज अ रिसोर्स इज़ दैट। कम्युनिटी क्या है? एक रिसोर्स है। तो जो कम्युनिटी है वो क्या करती है? इट हेल्प्स एक्सेप्ट ऑल नॉलेज इन द कम्युनिटी अनक्रिटिकली। मतलब कम्युनिटी में जो भी नॉलेज है उसे एक्सेप्ट करने के लिए हेल्प करती है। हेल्प पॉपुलराइज एंड डिसमिनेट लोकल नॉलेज विदाउट क्वेश्चनिंग इट। लोकल में जो भी हमारी लोकल लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो बिना किसी प्रॉब्लम के, बिना किसी क्वेश्चनिंग के हम उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, या इसको पॉपुलर कर देगा हमारा जो कम्युनिटी है वो। या कम्युनिटी इटसेल्फ हैज़ अ stake in their children's learning and needs to be involved, या community if not involved will be offend। तो कम्युनिटी जो है वो क्या करेगी? तो कम्युनिटी का काम क्या होता है कि जो भी बच्चे हैं उनको सिखाना, राइट। कम्युनिटी इटसेल्फ हैज़ स्टेक इन देयर चिल्ड्रंस लर्निंग के बारे में ध्यान देगी। तो कई जो सही आंसर है इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 84 वाला देखते हैं। आरोही जो है आस्क हर लर्नर्स टू ड्रॉ अ मैप ऑफ देयर क्लासरूम। आरोही जो है टीचर का नाम है और वो अपने बच्चों को बोलती है कि तुम ना मैप की ड्राइंग करो। तो इससे कौन सी एक्टिविटी बच्चों की डेवलप होगी वो आपको बताना है। तो स्किल ऑफ प्रिडिक्टिंग एंड कैलकुलेटिंग, रिकॉर्डिंग डेटा, अंडरस्टैंडिंग और रिलेटिव पोजीशंस एंड द ओरिएंटेशंस एंड स्किल ऑफ ड्राइंग। तो देखिए, अगर बच्चा ड्राइंग कर रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि बच्चे की ड्राइंग स्किल जो है इम्प्रूव होगी। बच्चा अगर मैप की ड्राइंग कर रहा है ना, तो उस वक्त बच्चे का जो भी मतलब हमारा जो पोजीशंस है, कौन सा कंट्री कितना बड़ा है, कौन सा स्टेट कितना बड़ा है, ये सारा उसे ड्राइंग से पता चलता है। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलिए 85 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ गाइडिंग प्रिंसिपल फॉर करिकुलम डेवलपमेंट। करिकुलम डेवलपमेंट के लिए कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? ओके, सो कनेक्टिंग स्कूल्स नॉलेज टू आउटसाइड वर्ल्ड, स्कूल के नॉलेज को बाहर की दुनिया के साथ जोड़ना। इंश्योरिंग दैट लर्निंग शिफ्ट फ्रॉम रोट मेथड, इंश्योर करना है कि जो हमारा लर्निंग जो हमारा लर्निंग है वो रोट मेथड से शिफ्ट हो चुका है। या मेकिंग एग्जामिनेशन मोर ईजियर, एग्जामिनेशन को बहुत ज़्यादा ईजी बनाना। या इंश्योरिंग करिकुलम सो दैट इट गोज़ बियॉन्ड टेक्स्ट बुक, ऐसा इंश्योर करना कि जो हमारा करिकुलम है वो टेक्स्ट बुक के बाहर का ही
होना चाहिए। मतलब जो टेक्स्ट बुक है उसके बाहर का भी हमें कुछ ना कुछ बच्चों को पढ़ाना चाहिए। ओके, सिर्फ पाठ्य पुस्तक में ही सीमित ना रहे, इसके बाहर का भी हमें पढ़ाना चाहिए। तो इसमें से कौन सा जो है वो प्रिंसिपल नहीं है? तो देखिए ये भी सही लग रहा है कि हमें और जो बाहर की दुनिया है इससे जोड़ना चाहिए, रोट मेथड को नहीं प्रमोट करना चाहिए, और टेक्स्ट बुक के बाहर से भी बच्चों को नॉलेज देना चाहिए। तो ये जो है ये करिकुलम डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए 86 वाला देखते हैं। वाइल असेसिंग लर्नर्स इन ईवीएस आर हैज़ टू अवॉइड। जब आप ईवीएस के पीरियड में अपने बच्चों को असेस कर रहे हैं, उसको आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ को अवॉइड करना चाहिए? ठीक है, किस चीज़ को अवॉइड करेंगे एज अ ईवीएस टीचर? यूजिंग वेराइटी ऑफ वेज ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे वेराइटी ऑफ वेज ऑफ कलेक्टिंग, बहुत सारे तरीके यूज़ करेंगे आप इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। इमीडिएट रिकॉर्डिंग टू इवेंट ऑफ रिच एक्यूरेट डिटेल्स। एकदम जो भी सच्ची डिटेल्स है उसमें पहुंचने के लिए आप रिकॉर्डिंग करेंगे, इमीडिएट रिकॉर्डिंग करेंगे। यूजिंग ग्रुप वर्क एज अ बेसिस ऑफ असेसमेंट, ग्रुप बनाएंगे, या यूजिंग टेक्निकल लैंग्वेज ड्यूरिंग असेसमेंट। देखिए जो आप अगर बच्चे को आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, उसके बारे में आप आकलन कर रहे हैं, तो आपको किस चीज़ से बचना चाहिए? आपको देखो डिफरेंट वेराइटीज़ तरीके तो यूज़ करना ही चाहिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए, और जो आप यूज़ कर रहे हैं एकदम सही ही होना चाहिए, राइट। और जो भी काम कर रहा है बच्चा उसके वर्क के अकॉर्डिंग ही आपको इसका असेसमेंट करना चाहिए। बट जो भी आप असेसमेंट कर रहे हैं उसमें टेक्निकल लैंग्वेज का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। तो ये जो ऑप्शन है ये गलत है, ठीक है। अब वैसे भी क्या बोला था, क्या आप अवॉइड करेंगे? अवॉइड क्या करना है हमें? टेक्निकल लैंग्वेज को अवॉइड करना है। सो 4th वन इज़ द करेक्ट आंसर। चलिए 87th वाला देखते हैं। There is a story in class 5th about Ronald Ross who received Nobel Prize for Medicine in 1902। तो 5th स्टैंडर्ड की बुक में रोनाल्ड रॉस की एक स्टोरी दी गई है और उनको प्राइज़ भी मिला है। ओके, नोबेल प्राइज़ मिला हुआ है मेडिसिन पे 1902 पे। ओके, और वो जो है मॉस्किटो स्प्रेड मलेरिया का उन्होंने क्या किया था, खोज किया हुआ था, ठीक है। और वो कौन से हॉस्पिटल में वर्किंग थे? सिकंदराबाद में हॉस्पिटल है उसमें वर्किंग थे। तो उन्होंने खुद बहुत सारे टाइम स्पेंड किए हैं मॉस्किटो के ऊपर खोज करने में, कैसे उसको कटिंग करते हैं। ओके, उन्होंने खोज करके पूरा डिस्कवर किया है, और माइक्रोस्कोप से उन्होंने ऑब्जर्व भी किया है। तो व्हाट वुड बी द पर्पस ऑफ इंक्लूडिंग रोनाल्ड रॉस स्टोरी इन ईवीएस? तो ईवीएस में रोनाल्ड रॉस की जो स्टोरी है उसका मेन पर्पस क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं वो बच्चों को, ठीक है। तो इट हेल्प्स लर्नर्स अंडरस्टैंड अबाउट साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में पहचानना चाहते हैं, सिखाना चाहते हैं। टू इंस्पायर लर्नर्स टू राइट स्टोरी, इनके बारे में इसलिए दिया है जो लर्नर्स हैं वो इंस्पायर हो और स्टोरी लिखें, या फिर इसलिए दिया है कि जो इनकरेज लर्नर्स टू कलेक्ट मोर एक्साइटिंग स्टोरीज अबाउट वेरियस डिस्कसेस। मतलब कि जो भी लर्नर्स हैं वो इस स्टोरी से इनकरेज हो और बहुत सारे डेटा को, एक्साइटिंग डेटास को कलेक्ट करे और स्टोरीज लिखे। ओके, इसके बाद टू अप्रोप्रिएट हिस्ट्री ऑफ साइंस की अप्रोप्रिएट हिस्ट्री बताना चाहते हैं। तो जो रोनाल्ड रॉस की जो स्टोरी दी गई है 5th स्टैंडर्ड में, इसका मेन उद्देश्य सिर्फ यही है कि वो बच्चे को साइंटिफिक प्रोसेस बताना चाहते हैं, जो को इनकरेज करना चाहता है, एंड जो साइंस का जो हिस्ट्री है अप्रोप्रिएट बताना चाहता है, ठीक है। तो ACD इज़ द करेक्ट आंसर। AC and D, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट 88 वाला। भूषण wanted to integrate the theme travel in his language class of 2nd। जो भूषण है वो क्लास 2nd का बच्चा है और वो ना ट्रैवल के बारे में कुछ लिखना चाहता है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट एज द मोस्ट सुटेबल रिसोर्सेज फॉर हिज क्लासरूम ट्रांजैक्शन? तो इसमें से सबसे सुटेबल ट्रांजैक्शन क्या होगा? बच्चे को अपने ट्रैवल की स्टोरी लिखनी है तो ऑडियो विजुअल क्लिप एंड ट्रैवल। अब बच्चे को ऑडियो विजुअल क्लिप दिखाएंगे, पोएम सुना देंगे, या मॉडल्स बताएंगे कि ये साइकिल है, कार है, बस है, ट्रक है, या चिल्ड्रन को बोलेंगे कि अपनी खुद की एक्सपीरियंस
जो है ट्रैवल के बारे में खुद आप लिखें। तो इसमें से क्या आप बताएंगे? एज ए ईवीएस टीचर आप क्या बताएंगे? तो आपको क्या बताना है, चिल्ड्रंस को बोलो कि आप ट्रैवल के बारे में अपनी खुद की ओन एक्सपीरियंस को लिखना है पेज पे। ओके, इसके बाद 89 वाली स्टोरी आपको बतानी है। इसके बाद 89 क्वेश्चन, 89th वन, अ लर्नर इन योर EVS क्लास शेयर्स हर ऑब्जर्वेशन अबाउट अ बैगर बॉय इन हर नेबरहुड। तो देखिए, एक विद्यार्थी है, EVS क्लास में एक बच्चा है और वो एक स्टोरी बता रहा है कि इसके बाजू में एक भिखारी लड़का रहता है, ठीक है, एंड वॉन्ट्स टू नो वाई हिज पेरेंट्स डू नॉट सेंड हिम टू स्कूल। तो वो जो बच्चा है वो स्कूल नहीं जाता है, तो उसको इसका रीज़न जानना है। सो हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू द लर्नर्स एज अ टीचर? तो एक टीचर होने के नाते आप बच्चे को कैसे समझाएंगे? लिसन बट स्टिक टू योर लेसन प्लान। आप बातों को सुन लोगे, इसके बाद वापस से अपना लेसन प्लान स्टार्ट कर देंगे। एक्सप्लेन करेंगे, जो भिखारी है उसकी कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, हमारी कंट्री में क्या भिखारियों की कंडीशन है वो आप बताएंगे, या डिस्कस करेंगे तो इश्यू सेपरेटली विद द लर्नर। जिसने क्वेश्चन पूछा था उसको अलग साइड में लेके जाएंगे और डिस्कस करेंगे, या फिर एक्नॉलेज हर ऑब्जर्वेशन एंड डिस्कस इट इन होल क्लास। जो भी वो बताता है उसको अच्छे से सुनेंगे, ऑब्जर्व करेंगे और पूरी क्लास के साथ डिस्कशन करेंगे। तो आप इसमें से क्या करेंगे, आपको क्या करना है, उसकी बातों को ठीक से सुनना है और उसके बाद पूरे क्लास के साथ डिस्कशन करना है आपको। ओके, चलिए, लास्ट क्वेश्चन इज, गेम्स एंड द राइड्स आर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ EVS टीचिंग एंड लर्निंग। EVS में गेम्स जो होते हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट्स निभाते हैं। तो इसमें से ऑप्शंस क्या है? क्यों EVS में डिफरेंट गेम्स को यूज़ किया जाता है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये आपको बतानी है। दे प्रोवाइड ब्रेक फ्रॉम क्लासरूम मोनोटोनी। जो क्लासरूम में जो सिर्फ एक ही इंसान बोलता है और बच्चे सारे सुनते हैं, उस चीज़ को ब्रेक करने के लिए गेम को यूज़ किया जाता है। या दे प्रोवाइड फन टाइम फॉर लर्नर्स, बच्चे इंजॉय करते हैं इसलिए इसको गेम को डाला जाता है। या दे अलाउ लर्नर्स टू डिस्कवर पैटर्न्स ऑन देयर ओन, बच्चे खुद अपने पैटर्न्स को डिस्कवर करें इसलिए डाला जाता है। या फिर दे आर ईजी टू ट्रांजैक्ट इन क्लासरूम, मतलब क्लासरूम में बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है गेम्स को यूज़ करना, इसलिए किया जाता है। तो सबसे सही आंसर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो हमें क्यों EVS में गेम्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि बच्चे जो है ना, जो भी लर्नर्स हैं वो डिस्कवर करें अपने अपने पैटर्न्स को खुद से। जब बच्चा खुद से सीखता है तब वो ज़्यादा बेहतर सीखता है। इसीलिए बच्चों को जितना हो सके उतना खुद से करने की परमिशन देनी चाहिए। ओके, सो EVS का जो ये प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है सॉल्व हो चुका है। जिसने वीडियो देखा है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसे ही क्वेश्चंस पेपर जो PYQ है वो मिलते रहें, क्योंकि PYQ जो है उस रेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक बने रहे IMPOSSIBLE क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।